हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में जो हमने प्रकाश का जो पूरा लेक्चर को कंप्लीट किया है उसका ही हम लोग सेट लगाने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, लेक्चर 1 और 2 दो लेक्चर में मैंने प्रकाश को पूरे अच्छे से कंप्लीट कराया है, इसके कंसेप्ट को, और उसके बाद इस सेट को उसी से सेट किया गया है और ऐसे क्वेश्चंस के लेवल लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये सारा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर वीडियोस देखें, उसके बाद ही सेट लगाएं और फिर उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपने पूरे क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस को सही कर पाया है। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है। देखिए, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग होती है, तो ये कैसी होती है, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। मैंने आपको प्रकाश तरंग के बारे में बहुत अच्छे से लेक्चर वीडियोस में समझाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम न लगे, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा, पहले लेक्चर को देखने के बाद ही सेट लगाइएगा। तो ये प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्यों होती है? तो प्रकाश तरंग जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, इसलिए प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी। अब इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि। देखिए, कोई भी मीडियम है उसका टेम्परेचर को जब आप बढ़ाएंगे तो उसके साथ क्या होगा कि प्रकाश की गति भी बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि माध्यम है, कोई भी मीडियम है, वायुमंडल का ही हम लोग ले लेते हैं। तो वायुमंडल जब गर्म होता है तो क्या होता है कि उसका डेंसिटी जो होता है, हवा का जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और कम होगा जब डेंसिटी, तो जहाँ पे डेंसिटी कम होगा वहाँ आपको चलने में आसानी होगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं दैनिक जीवन से कि सपोज दैट आपको किसी रास्ते में जाना है और वो रास्ता पूरा मतलब उखड़ा बुखड़ा हुआ है, चिकना नहीं है, अच्छे से आप उस पर चल नहीं सक रहे हैं, तो क्या होगा? आपका स्पीड जो होगा वो कम होगा, और वही रास्ता जब चिकना और अच्छे से अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आप एकदम जल्दी जल्दी चलेंगे। तो उस ऐसे ही आप इसको भी समझ सकते हैं कि माध्यम का जब तापमान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश की गति जो होगी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम में डेंसिटी, घनत्व कम हो जाता है। किसका? जो वायुमंडल है उसका जो एयर का डेंसिटी होगा उस टाइम में कम होगा, तो गति जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि किसी भी माध्यम में यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्रकाश की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है। मैंने आपको जब विद्युत चुंबकीय तरंग लेक्चर में बताया है तो वहाँ पे मैंने बताया है कि प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है और कितना होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति जो होती है वो निर्वात में होती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता है, वो खाली जगह होता है, और खाली जगह रहेगा तो आप आसानी से चलेंगे। तो वैसे ही प्रकाश के साथ भी है कि जब खाली जगह इसको भी मिलेगा तो ये आसानी से चल पाएगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। तो ये जो गति है वो निर्वात की गति है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है वो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, और आप इसको जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सही आंसर किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन को, प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, मतलब कि तरंग के समान होगा, कण के समान होगा, या दोनों के समान होगा। तो देखिए, प्रकाश की जो विकिरण होती है उसकी प्रकृति क्या कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होती है, क्योंकि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। वो कुछ घटनाओं से हमें पता चलता है कि तरंग के समान काम करता है, और कुछ घटनाओं से हमें पता चलता है कि प्रकाश क्या है? कण है। तो ये याद रखेंगे कि प्रकाश दोहरी प्रकृति को फॉलो करता है, तरंग और कण दोनों को। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ अगला क्वेश्चन है, किसके कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, किसके कारण होती है ये मुड़ी हुई प्रतीत? तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। हमारा जो किसी भी पानी से भरा हुआ बर्तन जो होता है उसमें जब कोई छड़ डुबाई जाती है तो वो अपवर्तन के कारण क्या होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है जब प्रकाश? तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और ये दोनों माध्यम में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है, मतलब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। हीरा जो हो जाएगा यहाँ डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये जो कांच हो जाएगा रेयर मीडियम हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे से कांच में होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? देखिए, मृग मरीचिका जो कि रेगिस्तान में बनता है, मृग तृष्णा भी उसको कहते हैं, ये किसका उदाहरण है? तो ये किसके कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडोस्कोपी जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए इंडोस्कोपी, जो कि लेजर उसमें यूज किया जाता है, तो उसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और लेजर जो है, आपको मैंने बताया है कि लेजर जो है किस सिद्धांत पे वर्क करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। तो इसलिए इंडोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों का उदाहरण होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने में इन तीनों घटनाओं, ये तीनों होती हैं, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यदि आपके क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन है तो आप वहाँ पर सभी का ऑप्शन लगाएंगे, और यदि एक रहेगा तो तीनों में से कोई एक रहेगा, तो तब तो आपके लिए आसान ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को खुद पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अब देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अब देखिए, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकिरण में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकिरण में क्या होता है कि प्रकाशों का फैलाव होता है। और फैलाव क्यों होता है? तो अलग अलग डेंसिटी की वजह से होता है। आप लेक्चर वीडियो में प्रकीर्णन को समझे ही हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि नीला रंग का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ होता है, वो सबसे कम होता है। तो इसलिए ये पूरा फैल जाता है, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खतरे का जो संकेत होता है, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए गाड़ी का लाइट हो गया, तो हम लोग उसमें क्यों यूज़ करते हैं लाल रंग को ही? तो क्या होता है कि उसका प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। हमने आपको अभी बताया कि जो बैगनी रंग का वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो कम होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब उसका फैलाव कम होगा। तो जब वो लाइट पूरा दूर में फैलेगा नहीं, तो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे ही केंद्रित रहेगा, एक जगह रहेगा, तो वो अच्छे से दिखाई देगा। इसीलिए लाल रंग को ही हम लोग खतरे के संकेतों के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, मतलब फैलाव नहीं होता है, लेयर ही नहीं है जिसमें वो क्या होगा? प्रकाश का कोई भी लेयर नहीं होता है वहाँ पर, वायुमंडल ही नहीं है, मतलब अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, तो प्रकाश का फैलाव नहीं होगा, जिसके कारण हमें कैसा रंग दिखाई देता है आकाश का? तो काला दिखाई देता है। किसको? अंतरिक्ष यात्री को। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन संभव नहीं होता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? हमने आपको अभी बताया आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पर वही है, आकाश की जगह पे समुद्र हो गया है। तो समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण दोनों। यहाँ पर परावर्तन भी होता है। कैसे परावर्तन होता है? तो जो लाइट है उसका परावर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी हो जा रहा है, क्योंकि समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर का जो वायुमंडल हो गया, नीचे का पानी हो गया, तो यहाँ पर दो मीडियम हो गया। और जब लाइट आ रहा है तो समुद्र के सतह पर जब पड़ेगा तो वापस जाएगा, परावर्तित होगा, और उसी में क्या होगा? प्रकीर्णन भी होगा। तो इसलिए हमें परावर्तन और प्रकीर्णन दोनों के कारण ही समुद्र का जो समुद्र है नीला दिखाई पड़ता है। इसमें आप यदि प्रकीर्णन रहता तो हम प्रकीर्णन भी सिर्फ लगा सकते हैं, लेकिन दोनों है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण।
तो आकाश समुद्र जो नीला दिखाई देता है परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अब देखिए ये प्रकीर्णन के कारण कैसे हुआ? तो इसमें क्या होता है कि यदि जब सूर्यास्त हो रहा है तो उस टाइम में बाकी जो प्रकाश है, बाकी जो प्रकाश की रंगें हैं, तो उसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन जो होता है, मतलब इसका जो फैलाव होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सूर्यास्त होने के बाद तक भी हमें लाल सूर्य जो होता है वो दिखाई देते ही रहता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? तो हमने यहाँ पर बार बार बात किया है क्या चीज़ के बारे में? तरंग दैर्घ्य के बारे में, कि जिसका फैलाव, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो वो हमें दिखाई पड़ेगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो फैल जाएगा तो हमें दिखाई अच्छे से नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्रकाश का रंग किस पे डिपेंड कर रहा है? तरंग दैर्घ्य पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश का कोई भी प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीन मूल रंग कौन कौन है? देखिए तीन जो प्राथमिक कलर होते हैं वो कौन कौन से रंग हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल जो होते हैं वो क्या है? प्राइमरी कलर होते हैं। तीन मूल रंग होते हैं। जितने भी कलर होते हैं इन तीन मूल रंगों से ही मिल करके बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग जुड़ पाए। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा प्रकाश है? ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार बोला है तो आप इसका सही से आंसर कर देंगे। कौन सा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होता है? तो बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। बैजनिया पिनाला से भी आप याद रख सकते हैं कि जो सबसे शुरू में होगा उसका कम तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य का ये बढ़ते क्रम है। लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है? देखिए कैमरा में जो लेंस होता है उस किस प्रकार का लेंस होता है? यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैमरे में जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस जो होता है वो कहाँ होता है? हमारे आँख। तो आइरिस का काम होता है प्रकाश को क्या करना? नियंत्रित करना। प्रकाश को नियंत्रित करना। आइरिस जो होता है वो क्या करता है? आँख में जब भी प्रकाश जाता है तो उसको क्या करता है? कितना जाने देना है उसको वो नियंत्रण करता है। तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? देखिए निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर देखिए 3 वाला है तो हमेशा याद रखेंगे कि 3 वाला दोष को 4 वाला लेंस चाहिए। इसका मतलब 3 वर्ड का है, निकट, इसमें 3 वर्ड है और इससे इसका निवारण जो होगा वो किस प्रकार के लेंस वाला चश्मा से होगा? तो अवतल लेंस से, क्योंकि इसमें वर्ड कितने हैं? 4 है। मैंने आपको बताया 3 4, 2 वाले को 3 वाले से, मतलब दूरदृष्टि दोष होगा तो उसको उत्तल लेंस से। तो आप ये ट्रिक को याद रखेंगे, 2 3 3 4। ठीक है, तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? जिसका कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो किस तरह का लेंस? तो दूर वाला 2 वाला 3 हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 21 क्वेश्चंस में से कितना सही किया है। और इससे पहले यदि आपने लेक्चर देखा नहीं है तो लेक्चर को पहले जाकर देखिएगा, उसके बाद ही आप इस सेट को लगाइएगा। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।